गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की ये सीरीज जो हमने प्रारंभ की हुई है, आज उसका अगला टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। अब आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में प्रतिवर्ष कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा भयंकर रूप धारण करके हम लोगों के समक्ष प्रकट हो जाती है। या हम कहें उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे कि हमारा जो उत्तराखंड जो राज्य है, एक पर्वतीय राज्य होने के कारण भौगोलिक विषमताएं भी इसकी जटिल है। इसके जो चारों ओर यदि हम बात करें, जिस प्रकार से हिमालय आच्छादित रूप में खड़े हैं सीना तान के, और कहीं ना कहीं जो हमारी प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां तमाम ताना बाना जो बुन के हम लोगों के समक्ष रखती है, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश में प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में हमें आपदाएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि हमारे प्रदेश में जो आपदा का जो प्रमुख कारण क्या रहता है, देखिए, वर्षा का अधिक मात्रा में होना, बादल फट जाना, भूस्खलन होना, भूकंप से जो तबाही होती है, और जो वनों में जो दावा अग्नि का प्रकोप जो होता है, जिससे कि हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो खाक में मिल जाते हैं, जिससे कि वातावरण में एक ऐसा प्रकोप बन जाता है या कहें ऐसा प्रदूषण फैल जाता है, जिससे कि उत्तराखंड की बदहाली हमारे समक्ष आ जाती है। और दूसरी ओर मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है, जिस प्रकार से भव्य डैमों का उत्तराखंड राज्य में निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से हम तकनीक के माध्यम से हाईवेयों का निर्माण करते हुए जा रहे हैं, जिस प्रकार से हम सुरंग खोदते हुए जा रहे हैं, सुरंगों का एक बड़ा सा जाल जो हम अपने प्रदेश में उत्पन्न कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देता है। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश में हिमालय बड़ी बड़ी चोटियां हिम से लदे हुए ग्लेशियर स्थित हैं, जहां पर ग्लेशियर पिघलने से या कहें उनमें अचानक बदलाव आने से या कहें टूट जाने से जो आपदाएं आती हैं, उसकी वजह से हमारे उत्तराखंड के हर कोई लोग उससे अनभिज्ञ नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि केदारनाथ में जिस प्रकार से आपदा आई थी, उसी प्रकार से इसी वर्ष अगर आप देखोगे 2-3 दिन की जो बरसात हुई थी, उसमें भयंकर तबाही मचा दी थी। और ऋषिकेश में जिस प्रकार से जो डैम टूटा था उधर गोपेश्वर के आसपास चमोली जनपद के अंतर्गत, तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है, वो उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी वजह से होती हैं। देखिए दोस्तों, जो आपदाएं होती हैं कहीं ना कहीं इन श्रृंखला से या कहें इन प्रश्नों का भी ताना बाना हमारे परीक्षाओं में देखने को मिलता है। दोस्तों, जो मैं श्रृंखला आपके समक्ष रख रहा हूँ, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो चर्चा कर रहा हूँ, इससे जो मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो राज्य में अभी तक जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसलिए इन प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करके मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरे साथ इन्हें नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का पहला प्रश्न की यदि बात करूं। देखिए, प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं अधिकतर किसके कारण होती हैं? अब हमारा जो उत्तराखंड है, अगर हम यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की यदि बात करें, तो जो सर्वाधिक रूप में जो हमारे समक्ष उत्पन्न होती हैं जो परिस्थितियां, वो क्या होता है दोस्तों? बादल फटने से
ये फटने से क्या होती है, ये घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। देखिए प्रदेश में जो भूस्खलन की जो अधिकतर घटनाएं होती हैं वो बादल फटने के कारण से होती हैं, इतना आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसमें भी जो बादल फटा था उसकी वजह से जो पानी का प्रवाह हुआ था उस वजह से हजारों लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से अगर हम देखें तो पहले नंबर पर यदि हम रखें तो उत्तराखंड में बादल फटने से ही सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब ये कह रहा है कि प्रदेश के किन मैदानी भागों में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। देखिए पर्वतीय राज्य होने के कारण से इसके कुछ जो जनपद हैं वो मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत भी स्थित हैं। तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैदानी भागों में बाढ़ का सबसे अधिक खतरा किन किन जगहों पर होता है, उन स्थानों के नाम यदि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये किच्छा, सितारगंज ये और रुद्रपुर के एरिया, ये रुद्रपुर, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक रूप में बाढ़ का खतरा देखने को मिलता है। और थोड़ा सा अगर हम बात करें तो वहां से थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हरिद्वार का भी एरिया आता है तो वो उतना प्रभावित नहीं होता है जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो जगह जो स्थान वो आपके किच्छा पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, सितारगंज पूरे से पानी से लबालब भर जाता है, वहीं रुद्रपुर में भी बहुत ज्यादा पानी का जल भराव हो जाता है। तो ये कारण है कि जब प्रदेश में जब बाढ़ आती है तो ये जो मैदानी क्षेत्र के जो भाग हैं किच्छा, सितारगंज और रुद्रपुर ये एरिया क्या हो जाते हैं, सर्वाधिक रूप में क्या होते हैं, ये बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का तीसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आपदा प्रकृति एवं मानवीय दोनों कारणों से होती है, ये आपको बताए। क्या इस चीज को तो आप सभी लोग समर्थन दोगे कि जो प्राकृतिक रूप से, एक तो प्राकृतिक रूप से आपदाएं आती हैं और मानव द्वारा प्रकृति के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है, जिस प्रकार से आज हमारे ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बहुत अधिक हो रहा है, जिस वजह से हमारा जो ओजोन परत है वो दिन ब दिन उसमें छिद्र होते जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय एक भयंकर रूप ये धारण करेगा। अगर मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करे तो आज से 20 साल का जो हमारा वातावरण था और उससे आज की तुलना कर दीजिए तो आज आप देखोगे गर्मी का आलम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। यदि आप देखोगे जिस प्रकार से मौसम का जो चक्र था पूर्व में, अब उस हिसाब से मौसम का चक्र भी कहीं ना कहीं डगमगा गया है, क्योंकि समय पर बारिश नहीं होती है और यदि बारिश भी होती है, जब बारिश होती है तो इतनी भयंकर बारिश होती है कि आप उसका जो रूप जो बन जाता है वो आपदा का रूप ये धारण कर लेता है, जिससे कि जान माल की बहुत अधिक मात्रा में इसमें क्या होता है, नुकसान होता है। अगर जान माल के नुकसान को कम करना है तो आपको ये देखना होगा कि मनुष्य को जो प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो प्रश्न जो यहाँ पर उठ रहा है ये कह रहा है प्राकृतिक आपदा एवं मानवीय दोनों कारणों से होती है। कौन सा? यह होता है जो ये वनाग्नि होती है, जो प्रकृति रूप में और मानवीय रूप में दोनों रूप में ये क्या होती है, आपदा विकसित हो जाती है। अगर मैं देखूं तो आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में करंट में आज की ही बात करूं तो आज देखोगे कई जंगल इस प्रकार से धधक रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और ये जो जंगल आज तबाह हो रहे हैं, जंगलों में जो आग लग रही है, इससे पूर्व कभी तो आग लगती नहीं थी। अगर आप पाषाण काल की बात करो या पूरा पाषाण की बात करो तो उस समय भी तो जंगल हुआ करते थे, आज से भी उस समय बहुत अधिक जंगल विकसित थे। आज या मानव के दखल अंदाजी से वृक्षों का कटान हो रहा है अपने यूज के लिए। उस समय क्या जंगलों में यदि उस समय आग लगी होती तो शायद मुझे लगता है कि पूरे जंगल जो आज हमें दिख रहे हैं वो शायद उतने नहीं होते। आज क्या हो रहा है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जंगलों में आग लगा रहा है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में जो मनुष्य रहते हैं, पहाड़ी जो लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो गौवंश वाले होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगलों में या अपने खेतों में जो झाड़ हो जाती है उसको जलाने के लिए, जिस प्रकार से आप देखोगे शहरों में जो पराली जलाते हैं, उसी प्रकार से पहाड़ों में भी जो झाड़ी झंकड़ उनको क्या करते हैं, वो जलाते हैं। कुछ लोग तो इस कदर
इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो एक सिर्फ अपने मवेशियों के लिए, घास की उपज के लिए, घास अच्छी हो कर उसके लिए जंगलों में आग लगा देते, जिसका जो रूप जो होता है वो विकराल रूप धारण करता रहता है कि कई किलोमीटरों में जंगल तबाह हो जाते हैं। जो नया पौधा होता है, जो ग्रोथ करके 1-2 साल में थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, तो वो पौधे का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप यदि कभी पहाड़ों की तरफ घूमने जा रहे होंगे तो वहां पर देखोगे आप, जो नया पौधा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिले। जितने भी जो पौधे होंगे वो सारे बड़े पौधे होंगे, या कहें जो अपना आकार ले चुके होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा जो अग्नि से बच जाते हैं और जो छोटे पौधे होते हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। सरकार इस तरफ भी कदम उठा रही है, जो वृक्षारोपण कर रही है, मगर वृक्षारोपण करने से क्या उसका हल हो जाएगा? नहीं। जब तक हमारा समाज उसको स्वीकारेगा नहीं, ये चीज़ों की घटनाओं को रोकेगा नहीं, तब तक ये चीज़ें थमने वाली नहीं। ये आपदाएं उत्तराखंड में आती रहेंगी। ठीक है, ये वनाग्नि से, मानवीय और दोनों कारणों से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर के प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण। प्रदेश का कौन सा जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो भूकंप संवेदन क्षेत्र 4 के अंतर्गत, जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है? ये आपको बताना है। अगर यदि इस प्रश्न का अगर मैं आंसर दूं आपको, तो दोस्तों ये चंपावत जिला है। ये चंपावत जिला है जो संवेदनशील जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है। अगर मैं आपको बताऊं, पूरे इंडिया की बात करूं, पूरे भारतवर्ष की यदि मैं बात करूं, अगर भूकंप क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं, तो भारत में लगभग जो 18 से, या कहें 18 से यहाँ पर 68 जगहों पर जो 68% जो भूकंप आते हैं, ठीक है, इतना जो रेशियो है, उसका जो सर्वाधिक रूप अगर देखोगे तो सबसे अधिक जो भूकंप आते हैं वो आपके उत्तराखंड में आते हैं। यदि 68 की यदि बात करूं तो 50 जो जगह है वो 50, अगर भूकंप की बात करें, अगर 100 भूकंप भी अगर उत्तराखंड में आते हैं, न पूरे प्रदेश भर में आते हैं, पूरे भारतवर्ष में आते हैं, तो उसमें से 85% भूकंप कहाँ आते हैं? उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जो भूकंप के संवेदनशील जोन के अंतर्गत ये आता है। इतना आप नोट कर लीजिए इसे। और जो भूकंप जोन के अंतर्गत जो जनपद नहीं आता है वो आपका चंपावत नहीं है। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, अब ये बताना है आपको कौन सा जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आता है। अब जोन 5 के अंतर्गत आता है, देखिए उत्तराखंड 2 जोनों में बटा हुआ है। एक देखिए जोन, एक तो 5 व 4, ये 2 भागों में उत्तराखंड भूकंप के क्षेत्र के रूप में ये बटा हुआ है। जो सर्वाधिक भूकंप की जो तीव्रता जो मापी जाती है वो उत्तराखंड के अंतर्गत ही मापी जाती है। ठीक है, अब वो जिला बताना है जो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। अब उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए आपके चमोली आता है, अल्मोड़ा आता है, ये जो जनपद की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पर रुद्रप्रयाग, ये जो जनपद मैंने आपके समक्ष रखे हैं, ये सर्वाधिक भूकंप जोन के अंतर्गत आते हैं, जो संवेदनशील, अति संवेदनशील जोन के अंतर्गत ही आता है। देखिए चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिथौरागढ़ भी क्या है, भूकंप जोन के अंतर्गत ये आता है। अब 6 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। ये केंद्रीय भ्रंश रेखा प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है? भ्रंश रेखा की बात कर रहे हैं, ये कौन से प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? अगर इस रेखा की बात करें तो ये नैनीताल जिला है जो ये यहाँ से होकर भ्रंश रेखा नहीं गुजरती है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र स्थित है।
अब कहने का मतलब है कि प्रदेश में उत्तराखंड के अंतर्गत ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किए गए हैं, जैसे कि जिससे कि पता चलता है कि भूकंप चीजें इस प्रदेश में या भूकंप आने की समय हमें पता चलता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप प्रदेश में आ रहा है, कहाँ पर इसका पॉइंट है, कहाँ से इस भूकंप का केंद्र है और ये कहाँ तक ये भूकंप जाएगा, इसकी जो दायरा है ये कितने दायरे तक ये फैलेगा, ये सारी चीजें हमें ये प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र से हमें पता चल जाता है। अब जो ये केंद्र है ये कहाँ है, अगर इस केंद्र की जो स्थापना की गई है अलग अलग स्थानों पर ये की गई है, आप देखोगे देहरादून है, टिहरी है और गुरुड़ा गंगा है। देखिए ये देहरादून में स्थापित किया गया, देहरादून, टिहरी, गरुड़ा गंगा के अंतर्गत क्या किया गया है, इन भूकंप मापी केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कलियासवाण भूकंप भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। देखिए कलियासवाण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए जो भूस्खलन यहाँ पे जो सर्वाधिक रूप में जो भूस्खलन होता है वो किस जगह पे है। देखिए जो श्रीनगर और क्या है रुद्रप्रयाग के मध्य, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, देखिए कलियासैंण सौसैंण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। देखिए ये जो क्षेत्र है आपके श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य ये स्थित है, अंतर्गत स्थित है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सूर्य होप कब चलाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई दफे पूछा जाता है, तो आप इस पे फोकस रखिए। देखिए दोस्तों जो ऑपरेशन सूर्य होप थी वो कब चलाया गया था, ये किस लिए चलाया गया था। देखिए 2013 में वर्ष 2013 में इस ऑपरेशन को चलाया गया था, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन सूर्य होप जो रखा गया था। इसमें क्या गया था, जब केदारनाथ में जब भयंकर त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस के अंतर्गत जो वहां पर जो जान माल का नुकसान हुआ था, जिंदगियों को बचाने के लिए इस मिशन का क्या गया था, इस ऑपरेशन को चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सूर्य होप। ये रखा गया था, ये कब चलाया गया था, वर्ष 2013 में इसको चलाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की शहरी आबादी का प्रतिशत क्या रहा था। जब 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय प्रदेश में जो शहरी आबादी का प्रतिशत क्या था। हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं करते, सिर्फ मैदानी भाग की बात कर रहे हैं जहां पर उसका आबादी का प्रतिशत आपको बताना है। देखिए अगर इस प्रतिशत की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो प्रतिशत था ये था आपका 30%। ये आबादी शहरी थी। ठीक है, 30% की आबादी जो प्रदेश के जो शहरी आबादी का प्रतिशत अगर हम बात करें तो 30% है, इसे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। यह कह रहा है प्रदेश में बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है जो क्रियाशील है। जो यहाँ पर बिजली संयंत्रों की जो हम बात करें, कहने का मतलब है कि जहां से प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है उन स्थानों की बात करें, उन संयंत्रों की जहां से जिन संयंत्रों के माध्यम से हमें बिजली प्राप्त होती है, उन संयंत्रों की बात कर रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में इनकी संख्या कितनी है लगभग आपको बताना है। देखिए अलग अलग पावर स्टेशन बनाए गए हैं जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। देखिए ये जो उत्पादन होता है इन स्थानों को बिजली संयंत्र घर भी कहा जाता है। तो प्रदेश में इनकी संख्या की यदि हम बात करें दोस्तों ये 45 से अधिक है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिए जैसे यहाँ पर मैं 10 कर दूं, यहाँ पर 30 कर दूं, यहाँ पर 40 कर दूं, यहाँ पर अगर 55 भी कर दूं, तो आपका जो आंसर जो राइट होगा वो आपका 55 होगा, क्योंकि 45 से ऊपर है।
तो आपका जो 45 से हमेशा अगर कोई भी डिजिट ऊपर आती है तो आप 45 से ऊपर उसको ही मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ये आपके है 45 से अधिक है। अब बात करते हैं प्रदेश का आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस मॉडल पर कार्य करता है। देखिए जो हमारा प्रदेश में जो संपूर्ण रूप से जो आपदा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की गई है, जो प्रत्येक जनपदों में या कहें राज्य के राजधानी में कहें या प्रत्येक जनपदों में आपदा प्रबंधन केंद्रों की जो स्थापना की गई है, वो जो मॉडल लागू किया गया है पूरे उत्तराखंड में, तो ये जो मॉडल है ये हमने कहाँ से लिया और किस पर ये आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर उसे समझिए। देखिए प्रदेश का आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस मॉडल पर कार्य करता है। देखिए जो आपदा प्रबंधन की यदि हम बात करें तो ये किस मॉडल पे स्टैंड करता है। देखिए दोस्तों ये आपके ऑस्ट्रेलिया के, देखिए ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर हमारा जो उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है वो जो मॉडल है वो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पे ये कार्य करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जो भूकंप जोन के अंतर्गत ये आता है, यहाँ पर भी आपदाएं आती रहती है। तो इस यहाँ पर किस प्रकार से आपदाओं के साथ उसको संपादित किया जाता है, उससे निपटारा जाता है, इस मॉडल को फॉलो करते हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मॉडल हमारा उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में या कहीं जो राज्य का जो मंत्रालय है वो भी उत्तराखंड ये ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को फॉलो करता है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की इस श्रृंखला का। ये कह रहा है प्रदेश में राज्य स्तरीय आपातकालीन केंद्र का टोल नंबर क्या है। राज्य की बात करें, ठीक है। जब प्रदेश में किसी स्थान पर भयंकर रूप या कहें आपदा का प्रकोप आ जाता है, जब आपदा किसी भी रूप में उत्तराखंड में आती है, वो कोई भी रूप हो सकता है, यदि ऐसी स्थिति परिस्थितियां बन जाती हैं तो राज्य ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है आपका 1077, ठीक है 1077, ये आपका क्या है आपातकालीन नंबर है जो हमारा प्रदेश का आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रदेश में जो आपातकालीन केंद्रों का जो टोल फ्री नंबर है, यदि आप किसी भी जनपद में रहते हैं, यदि आपके आसपास यदि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं, तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। जो ये नंबर है 1077 पर आप यदि कॉल करोगे, ये जो नंबर है ये आपके जनपद का जो आपदा प्रबंधन कार्यालय है, सीधे ये वहाँ से कनेक्ट होता है। आप अपने समस्याओं को या आप जिस परिस्थितियों में आप हो तो आप को वहाँ पर तुरंत ही आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य ये होता है, ठीक है। अब 14वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। देखिए प्रदेश में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया। देखिए हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन या कहें उस समिति का गठन कब किया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत जब राज्य बना तो उसके पहचान उत्तराखंड में जिस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक परिवेश है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो इस प्रदेश में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किस वर्ष किया गया ये आपको बताना है दोस्तों। जब आपको पता है कि वर्ष 2013 में जिस प्रकार से भयंकर आपदा से प्रदेश पूर्ण रूप से हिल चुका था, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में इस आपदा प्रबंधन समिति का क्या क्या गठन किया गया था, जो किया गया था आपके 2013 के अंतर्गत ये किया गया है। 2013 में इस वर्ष में इस समिति का क्या हुआ गठन किया, समिति का क्या गया गठन किया गया था, ठीक है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहा है प्रदेश में भूकंप से बचाव हेतु असली वार्निंग सिस्टम लगने के लिए किसे अनुबंध किया गया। देखिए कहने का मतलब है प्रदेश में जब भूकंप आता है तो इसकी सूचना के लिए जो सिस्टम लगाया गया है, जो यदि मैं कहूँ जो वार्निंग सिस्टम असली में जो वार्निंग देता है, मान लीजिए 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद भूकंप अपने केंद्र से प्रारंभ होगा,
इसकी पूर्व जो सूचना जो हमारे जो संयंत्र लगाए गए हैं, भूकंप रोधी जो संयंत्र है, जिससे हमें पूर्व से पता चल जाता है कि आधे घंटे बाद जो भूकंप आने वाला है या इत्यादि चीज़ों का। तो इससे क्या होता है, जो जिस क्षेत्र में जिस तीव्रता का भूकंप आने की उम्मीद होती है उस स्थान को प्रशासन क्या करता है कि वहाँ पर जान मान का नुकसान ना हो, तो उस क्षेत्र को खाली कराया जाता है, जिससे कि जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो जो ये सिस्टम लगाया गया है, जो वार्निंग सिस्टम जो लगाया गया है, जो अलर्ट मोड पे ये चला जाता है, जैसे ही कोई पृथ्वी के गर्भ से या केंद्र से कहीं पर से भूकंप की ऐसी हलचल होती है जिससे कि ये पता चल सके कि भैया भूकंप इतनी तीव्रता का होगा, इतनी गति के साथ ये इसका प्रभाव होगा और इतने क्षेत्र में या इतने किलोमीटर दायरे में ये नुकसान करेगा और इतने दायरे में ये शांत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन की जाती है। तो ये वार्निंग जो सिस्टम है ये कह रहा है, देखिए प्रदेश में भूकंप से बचाव के लिए असली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए किसके साथ अनुबंध किया गया है। दोस्तों ये जो अनुबंध किया गया है आपको मैं बता दूं, ये IIITI रुड़की के साथ ये क्या किया गया, अनुबंध किया गया है। IIT रुड़की के साथ इसका क्या गया है, अनुबंध किया गया है। और जो ये सारी चीजें हैं, ये रुड़की के जो इंजीनियर हैं तो वो लोग इसकी देखरेख करते हैं और उनसे सरकार द्वारा अनुबंध किया गया है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो सरकार को प्रतिदिन साझा होती है कि कैसी परिस्थितियां बन रही हैं प्रदेश में, किस प्रकार से ये चीज़ें घटित होंगी। ये सारी चीज़ें आपको देखोगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इसको रखना चाहा, क्योंकि इससे भी बहुत अधिक जो प्रश्न आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके परीक्षाओं के लिए नॉलेजेबल थोड़ा आपका जो नॉलेज है वो गेन हुआ होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही आपसे मिलेंगे, कुछ इसी प्रकार के रोचक प्रश्न लेके आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।